मेरा दिल रुकने के करीब आ गया था। जो खबर मुझे मेरी ननद ने आकर दी थी, उसने मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया था। मेरी एक छोटी सी बेटी थी और सबसे पहला ख्याल मुझे उसी का आया था। मुझे उमेश पर शक तो हो रहा था, क्योंकि कई दिनों से वे किसी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे हम दोनों माँ बेटी को छोड़कर जाना चाहते हैं। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मैं अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैंने सोच लिया था कि आज जब वो घर आएंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पति मुझे इस तरह ठुकरा देंगे। थोड़ी देर बाद वो घर आए। उनके हाथ में कुछ ज़रूरी दस्तावेज थे। मैंने उन सब चीज़ों को देखते ही जान लिया था कि ये बाहर जाने के कागज़ हैं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए। मैं तुरंत उनके पीछे गई। वे जो अलमारी में सामान रख रहे थे, मैंने उन्हें बेतहाशा कोहनी से थामकर अपनी ओर खींचा और गुस्से से बोली, आप इस तरह मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आपने मेरी अहमियत को इतना कम कर दिया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूं, जबकि वो मुझे एक तरफ करते हुए बोले, देखो अनिका, एक न एक दिन मुझे जाना ही था। तुम्हें पता है ना घर के हालात कैसे हैं। अगर मैं यहीं रहा तो यकीन जानो मेरा कुछ नहीं बन सकता और मुझे हमारी बेटी का भविष्य संवारना है। जबकि मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनके पैर पकड़ लूं, उनसे मिन्नतें करूं कि भगवान के लिए मेरे हाल पर दया करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मगर वो बेरहम बना हुआ था। उन्होंने अपना सामान रखा और घर से बाहर चले गए। मेरी बेटी बाहर मोहल्ले में खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो घर आई और मुझे रोता देखा तो वो तुरंत मेरे पास आई। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी थी, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी। वो मुझे गले लगाते हुए बोली, मामा क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही हैं। जबकि मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर सिसक रही थी। मुझे पता था जब उमेश हमें छोड़कर जाएंगे तो मेरी बेटी बहुत रोएगी, क्योंकि वो अपने बाप के बहुत करीब थी और यही सोचकर मेरा दिल टूट रहा था। काफ़ी देर तक रोने के बाद मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं उमेश को समझाऊंगी, किसी भी तरह उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाहर जाने का भूत उन पर इस कदर सवार था कि वे मुझे और मेरी बेटी को भूल चुके थे। मैं उमेश को समझा कर थक चुकी थी और अब तो उमेश मेरे सवाल जवाबों से तंग होने लगे थे। मैं ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाते। अगले ही दिन मेरी ननद मुझ पर चिल्लाते हुए आई थी कि तुम्हारे रोज़ रोज़ के सवाल जवाबों से मेरे भाई को परेशानी हो रही है। उमेश भाई मेरे घर में आकर शोर शराबा कर रहे हैं और मेरे पति ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब मेरे पति मुझसे नाराज़ हैं कि तुम्हारे घर वाले अच्छे नहीं हैं। भाभी, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग लग रही है। मैं तुम्हारी ऐसी हरकतें और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं बस उसकी शक्ल देखती रह गई। अगर उमेश के जाने से पहले ही मेरे साथ इतनी बदसलूकी हो रही थी तो उनके जाने के बाद क्या हाल होगा। मगर उमेश को ना मेरे आंसू से फ़र्क पड़ा और ना ही उन्होंने मेरी फरियादें सुनी। आखिरकार जब उनका टिकट आ गया तो मैंने उनके पैरों पर गिरकर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा, उमेश, मैं थोड़े में गुजारा कर लूँगी, मगर आप इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ विदेश जाने का ख्याल था। उन्होंने ना मेरी परवाह की और ना अपनी बेटी की। कुछ दिनों बाद उनके सारे काम पूरे हो गए थे और आज उनकी फ़्लाइट थी। वे मौका देकर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। उन्होंने बहाने से मुझे मेरे भाई के घर भेज दिया था, लेकिन घर जाकर मुझे घबराहट होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सीने से कोई दिल निकाल रहा हो। बिना कुछ सोचे समझे मैं अपनी बेटी को लेकर वापस आ गई और सामने का नज़ारा देखकर मेरा दिल बैठ गया था, क्योंकि सामने मेरे पति अपना सामान बांध रहे थे। उनका वीज़ा, टिकट, सब चीज़ें बाहर रखी हुई थीं। क्या वो आज जा रहे थे? ये सोच ही मुझे ख़त्म कर चुकी थी। मैं रिया को नीचे उतार कर उनके पास दौड़ कर गई और उन्हें देख कर बेतहाशा बोली, नहीं उमेश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने एक नज़र मेरी ओर देखा और सिर झटक दिया। उमेश, प्लीज़ आप मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर मत जाएं। जितना हमें मिल रहा है हम उसमें ही शुक्र करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। भगवान के लिए मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ें। मेरे पति ने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर कहा, मेरी जान, तुम्हें पता है ना मेरा जाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया तो हमारी रिया को कौन पढ़ाएगा, उसके खर्चे कौन उठाएगा। इतनी अच्छी जॉब ऑफ़र हुई है अनिका,
मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। मैं नमी भरी आंखों से अपने पति को देख रही थी। वे ऐसे तो न थे। उन्होंने मुझसे पसंद की शादी की थी। मेरी माँ तो यहाँ शादी करने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन उमेश की मोहब्बत और उनके वादों के आगे मैं अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और आज वो मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। मेरी बहनों ने भी मुझसे कहा कि अपने पति को बाहर मत जाने दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मगर उमेश मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं रोती रह गई, मगर वो अपने सारे काम पूरे करके मुझे और अपनी बेटी रिया को अकेला छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। उन दिनों मैं बहुत उदास रहने लगी थी। उनके बिना मुझे अपना घर काट खाने को दौड़ता था। ऐसा लगता था जैसे मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मैं बहुत रोती थी और अपनी बड़ी बहन को भी रो रो कर अपना हाल बताती थी, लेकिन उनकी भी अपनी अलग समस्याएं थीं और मेरी बाकी दोनों छोटी बहनों की भी अपनी अपनी समस्याएं थीं। कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया जैसे वे मुझे और रिया को जानते ही ना हों। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। ये वही इंसान था जो मुझे पाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं करता था, और अब उनका यह हाल देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। 2 महीने गुजर जाने के बाद थक हार कर मैंने ही उन्हें फ़ोन किया था, और तब भी उन्होंने बिजी अंदाज में मुझसे बात की थी और रिया का हालचाल पूछकर फ़ोन बंद कर दिया था। अब हर महीने वो नियमित रूप से मुझे पैसे भेजते थे, लेकिन मैं ऐसे पैसों को कोसती थी जिनकी वजह से मेरी खुशियाँ बर्बाद हो गई थीं। समय बीत रहा था और मैं धीरे धीरे टूटती जा रही थी। उमेश को वहाँ गए हुए लगभग 1 साल हो चुका था, लेकिन उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। वे बस कभी कभी फ़ोन करके रिया का हालचाल पूछते और मुझे पैसे भेजने की सूचना देकर फ़ोन बंद कर देते। कहने को अब मेरे दिल को थोड़ा सब्र आ गया था। घर में अच्छा खाना पीना होने लगा था। मैंने थोड़ा बहुत सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो सुकून अब मेरी ज़िंदगी में नहीं था जो उमेश के साथ होने से होता था। मैं उनके प्यार के लिए तरस गई थी। मैं रातों को उठ उठ कर बैठ जाती। मुझे उमेश की संगत तड़पाने लगी थी। उमेश की बाहों में सोने के लिए मेरा दिल मचलने लगा था। मैं एक जवान औरत थी और मेरे जज्बात इस उम्र में चरम पर थे। मुझे अपने पति की ज़रूरत महसूस होती थी, लेकिन उन्हें मेरी परवाह ही नहीं थी। वे मेरी तकलीफ़ को समझते ही नहीं थे। लगभग रात का दूसरा पहर चल रहा था जब मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। बस दिल चाहता था कि किसी भी तरह वो मेरे पास आ जाएं और मैं उनके सीने से लगकर अपने दिल का हाल बयान कर दूं, लेकिन वो मेरे पास थे ही नहीं। काफ़ी देर तक उनके तकिए को अपने सीने से लगाकर मैं आंसू बहाती रही, लेकिन उन्होंने न आना था और वो न आए। उसी वक्त दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो तीसरी घंटी पर उनकी झुंझलाहट भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। क्या हो गया है अनिका? समय देखो, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। जबकि मैं रोते हुए उन्हें अपने दिल का हाल सुनाने लगी कि भगवान के लिए उमेश वापस आ जाइए। आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे ये रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। वो हर पल मुझसे यही सवाल करती है कि पापा कहाँ हैं, वो कब वापस आएंगे। मैं उसे कितना समझाऊं? भगवान के लिए हमारे हाल पर दया करो। मुझे ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, कुछ तो समझने की कोशिश करो। लेकिन उन्होंने बस ये कहकर फ़ोन रख दिया कि ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, आराम करने दो, सुबह मुझे काम पर भी जाना है। जबकि मेरी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मेरे पास कोई नहीं था जो मेरे आंसू पोंछता। काफ़ी देर रोने के बाद मैंने खुद को समझा बुझाकर सोने के लिए राजी किया था। अगली सुबह मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। शायद रात नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जैसे तैसे करके मैं उठी, फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद रिया भी उठ चुकी थी। मैंने उसके लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब वो घर से बाहर चली गई कि तभी रिया अचानक ही घर में रोती हुई आई थी। मेरी तो जान पर बन आई। मेरे लिए मेरी रिया मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। अगर मुझे उमेश के बाद किसी से प्यार था तो वो मेरी इकलौती बेटी थी, जो शादी के पूरे 3 साल बाद पैदा हुई थी। मैं उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती थी। मैं तुरंत ही बाहर निकल आई। उसे सामने वाले बच्चे ने बहुत बुरी तरह मारा था। मैं गुस्से में उनके घर पहुंच गई और सामने बैठी उस बच्चे की दादी को खरी खोटी सुनाने लगी, जबकि वो औरत मुझसे बहुत ही नरम लहजे में बात करने लगी। अरे बिटिया, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे पोते ने आपकी बेटी को मार दिया होगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अभी रात को उसके पापा आएंगे तो मैं उसकी शिकायत लगा दूंगी।
वो दोबारा आपकी गुड़िया के साथ ऐसा नहीं करेगा। अरे हमारी रिया तो बहुत प्यारी है, वो मेरे पास आती रहती है। उनका इतना नरम लहजा सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आई, जो कई साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी शादी के अगले ही साल उनका निधन हो गया था। उनमें मुझे अपनी माँ की झलक दिखने लगी थी। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने उन्हें बेख्तियार अपने घर आने की दावत दे दी और रिया का हाथ पकड़कर घर आ गई। मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मुझे ना जाने क्या हो गया था, बस मेरा दिल चाहता कि वो औरत मेरे घर आए और मैं उनकी गोद में सिर रखकर अपने दिल का हाल बयान कर दूं। शायद उन्हें भी किसी बेटी की ज़रूरत थी, क्योंकि अगली ही सुबह वो मेरे घर आ गई थी और उन्हें देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी माँ मेरे पास आ गई हो। मैं तुरंत ही उनके सीने से लग गई, जबकि वो ये सब देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। उन्होंने भी मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, गुड़िया सब ठीक तो है। उनके पास से मुझे अपनी माँ की खुशबू आ रही थी। मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और उनके लिए पानी लेने चली गई। जब मैं वापस आई तो वो रिया के साथ बातें करने में व्यस्त थी। मैंने तुरंत उन्हें पानी दिया और उन्हें धन्यवाद किया कि वो मेरे बुलाने पर आ गई थीं। उन्होंने तुरंत कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो बूढ़े लोग हैं, जो हमें आदर देता है वहीं चले जाते हैं। बहुएं तो बस झड़कती रहती हैं, कभी एक वक्त का खाना भी नहीं देती। मैं अपने और अपने छोटे बेटे के लिए खुद ही सब कुछ करती हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहें और मेरे छोटे बेटे की शादी न हो जाए, तब तक मेरे हाथ पैर चलते रहें। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं किसी गैर मर्द के बारे में बातें नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अजीब लगता था जैसे मैं अपने पति से बेवफाई कर रही हूँ, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो गलत हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला था। मैंने उनकी बहुत खातिरदारी की, उनके लिए खाना बनाया, उन्हें चाय पिलाई। मैंने सारा दिन अपने घर पर रखा और अगले दिन भी उन्हें आने की दावत दे दी। मैंने कहा, आप मेरे घर आती जाती रहा करें। आपके आने से आज मेरे घर में रौनक हो गई थी। मेरा कोई नहीं है, पति भी बाहर चला गया है, बेटी भी बस पढ़ाई और खेल में मगन रहती है। आप आ जाएंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। उन्होंने भी कहा, अरे अरे क्यों नहीं बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। मेरा भी कोई नहीं है, 2 बहुएं हैं, बस वे अपने कामों में लगी रहती हैं। जब मैं अपने बेटे का खाना पीना कर दूंगी तो फिर तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं आंटी, आपको अपने बेटे के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके लिए, अपने लिए और रिया के लिए खाना बनाऊंगी तो थोड़ा सा उनके लिए भी बना दिया करूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सुबह से शाम तक मेरे घर ही रहा करें। आपकी बेटी आपसे यही विनती करती है। उन्होंने तुरंत मेरा माथा चूमते हुए कहा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मान तो मुझे मेरी अपनी सगी बेटियों ने भी नहीं दिया जितना तू दे रही है। मैं अपने बेटे से बात कर लूँगी, फिर कल से तेरे घर आ जाया करूँगी। और मैं तो ऐसी हो गई थी जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। आज सारा दिन मुझे उमेश की याद भी नहीं आई थी। उनके साथ बिताया हर पल मुझे अच्छा लग रहा था। बड़े बूढ़ों के कारण ही घर में बरकतें आती हैं और आशीर्वाद भी मिलता रहता है। मैं अगले दिन उनका बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। सुबह के 10 बज गए, फिर 11 बज गए, लेकिन वो नहीं आई। मैंने रिया को भी भेजा, लेकिन उसने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। थक हार कर 12 बजे मैं सामने वाले घर में चली गई। वहाँ उनका बेटा सो रहा था और वो उसके पास बैठकर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। मैं तुरंत उनके पास गई और पूछा, आंटी सब ठीक तो है ना? मैं आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे देखते ही मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। उनका ये अचानक का व्यवहार देखकर मैं हैरान हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था। वो रोते हुए बोली, देख बेटा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसका काम भी छूट गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसकी दवाई का इंतज़ाम कर सकूं। अगर तू कुछ मदद कर दे तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। एक माँ तुझसे विनती करती है। और ये सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैं तुरंत अपने घर वापस गई और 3000 रुपये लाकर उनके हाथ में रख दिए। फिर उनके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अम्मा ऐसा मत कहो, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। एक माँ अपनी बेटी से विनती नहीं करती बल्कि आदेश देती है। मेरा सब कुछ आपका है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइए। वो एसी वाले कमरे में सोएगा तो उसकी तबीयत में सुधार हो जाएगा। मुझे उनके बेटे की हालत देखकर दया आ रही थी, क्योंकि वो बरामदे में टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। गर्म हवाएं चल रही थीं और वो भी बाहर ही बैठी हुई थीं। इसी वजह से मैंने उन्हें अपने घर आने की दावत दे दी। मुझे बाहर की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके घर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी।
ये मेरा उनसे पहली बार परिचय हो रहा था। वो तुरंत तो खुश होकर बोली, हाँ बेटा ठीक है, मैं उसे दवाई दिलाकर ले आऊँगी, फिर हम माँ बेटा तेरे घर ही आ जाएंगे। मैंने तुरंत कहा, जी अम्मा, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। फिर मैं घर लौट आई थी और जल्दी से सादा खाना बनाने लगी, साथ ही अम्मा के लिए सब्जी भी बना ली। मैंने रिया को भी कहा, बेटा नानी आ रही हैं, जल्दी से घर की सफाई कर लो। ये रिश्ता मैंने खुद ही जोड़ लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए ये रिश्ता कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है और मेरी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करने वाला है। थोड़ी देर बाद वे अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गईं। उनका बेटा काफ़ी झुंझलाया हुआ लग रहा था। शायद वो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती हमारे घर ले आई। उसकी उम्र 32 साल थी, देखने में ठीक ठाक था, लेकिन वो काम में अच्छा नहीं था। उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। ये सुनकर मुझे उस पर दया आई और मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ इंतजाम करूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी। वो काफ़ी देर तक मेरे एसी वाले कमरे में बैठा रहा। मुझे बार बार किसी काम के सिलसिले में कमरे में जाना पड़ रहा था। जब भी मैं जाती तो मुझे लगता कि वो जाग रहा है, लेकिन मुझे देखते ही वो सोने का नाटक करने लगता और मैं इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर देती। वे लोग रात को मेरे घर से चले गए थे। मैंने अम्मा को अपने साथ रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा, ये सही नहीं है, एक गैर मर्द का तेरे घर में रहना ठीक नहीं। मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि सारा दिन जैसे मैंने उसे झेला था, ये सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा भगवान ही जानते थे। अगली सुबह फिर वो दोनों माँ बेटे मेरे घर आ गए। अम्मा को देखकर मुझे खुशी हुई थी, लेकिन उनके बेटे को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, बल्कि हैरानी हुई। मैंने तुरंत पूछा, अम्मा सब ठीक है, उनका कैसे आना हुआ? अम्मा ने तुरंत कहा, अरे गुड़िया, कल तेरे एसी वाले कमरे में सो गया था ना, तो घर जाकर इसे चैन ही नहीं आया। और मैं तुरंत बोल पड़ी, अरे हाँ कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना ही घर है, आइए। मैं तो उसे हमेशा अपने भाई की तरह ही देखती हूँ, इसलिए उसकी खातिरदारी करने में लग गई। अब वो मुझसे तरह तरह के बहाने बना बनाकर बातें कर रहा था। वो मुझसे मेरे पति के बारे में पूछ रहा था और मैंने अपनी बेवकूफ़ी में उसे अपने घर की सारी बातें बता दी। ये पहली बार था जब मैं किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी और मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा कोई करीबी रिश्तेदार हो। समय बीत रहा था और अम्मा और उनके बेटे का हमारे घर आना जाना ऐसे हो गया था जैसे ये घर उनका ही हो। और अब तो मुझे भी रिबान के आने का इंतजार रहने लगा था। अनजाने में ही मैंने उसे अपने दिल के करीब कर लिया था। अब मुझे उमेश की भी चिंता नहीं रही थी। वो 2-4 दिन बाद मुझे फ़ोन करते तो मैं उनसे कहती कि खूब दिल लगाकर काम करो, हाँ हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना है। और ये सब कुछ मुझसे अनजाने में हो रहा था या फिर मुझसे करवाया जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। अभी मैंने उमेश से बात ख़त्म ही की थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं तुरंत बाहर गई। मुझे पता था इस वक्त कौन आया होगा। सामने रिबान ही खड़ा था। मैंने तुरंत उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने की जगह दी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे अनीका, तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं अभी बाजार गया था अपनी रिया के लिए कपड़े लेने, लेकिन वहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और जो अच्छे लगे वो मेरी गुड़िया के नाप के नहीं थे। वो मेरी बेटी को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा। मैंने कभी उमेश को इस तरह नहीं देखा था। उमेश तो बस रिया को दूर दूर से प्यार करते थे और उसे गोद में लेने का तो सवाल ही नहीं था। और यही रिबान जिस तरह से मेरी बेटी को प्यार कर रहा था, वो मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल था। मैं उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। वो लंबा चौड़ा मर्द, गोरी और लाल रंगत का मालिक था और उसके चेहरे पर एक भी बाल नहीं था। हालांकि मुझे बिना दाढ़ी वाले लड़के इतने ख़ास पसंद नहीं थे, लेकिन रिबान में कुछ अलग ही आकर्षण था। उसकी पर्सनालिटी इतनी आकर्षक थी कि मैं उसे देखते देखते अपना दिल नहीं भर पाती थी। मुझे नहीं पता था कि 3 महीने के अंदर ही मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी थी कि धीरे धीरे मैंने उसे अपने दिल में जगह दे दी थी, जबकि मेरे पति मेरे और अपनी बेटी के लिए विदेश में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो पैसे वो भेजते थे मैं वो अम्मा और उनके बेटे रिवान को दे देती थी कि मेरे घर में राशन वगैरह डलवा दो या फिर कुछ और काम कर दो। हालांकि मैं जानती थी इन पैसों में से रिवान अपने लिए कुछ पैसे रख लेता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उसकी कोई भी बुराई आपको नज़र नहीं आती। एक दिन रिया स्कूल गई थी। वो अचानक ही हमारे घर आ गया। मैं हैरान हो गई और उससे पूछा, सब ठीक है ना? लेकिन वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा था। मैं उसके पास गई और बैठते हुए बोली,
क्या हुआ रिबान, सब ठीक है ना? आज उसके अंदाज कुछ अलग ही लग रहे थे। आंखों में कुछ अलग ही मदहोशी छाई हुई थी। और एक औरत ये सेंस रखती है कि अपने सामने मौजूद मर्द के चेहरे के हाव भाव भांप जाती है। मैंने भी रिबान के चेहरे के हाव भाव भांप लिए थे कि उसके मन में क्या चल रहा था। मैं भी उस पल बहकने लगी थी। मैं चाहती तो रिबान को घर से निकाल सकती थी, क्योंकि इस वक्त मैं घर में अकेली थी। लेकिन मैं खुद चाहती थी कि जो रिबान चाहता है वो हो जाए। मैं न जाने कब से अपने पति की बाहों के लिए तरस रही थी, और आज जब रिबान की आंखों में अपने लिए चाहत और उतरती खुमारी देखी तो मेरा मन बहकने लगा। अब मेरा दिल किसी मर्द की संगत के लिए मचलने लगा। मैं जानती थी ये करना पाप है, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ करना चाहती थी। मेरी आंखों में उतरती चमक देखकर रिबान सब कुछ समझ गया था, और फिर उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं हैरान रह गई, लेकिन वो धीरे धीरे सारी हदें पार करने लगा, और मैं भी अपने जज्बातों के हाथों बह गई थी। मैं भी सब कुछ भूल कर उसकी बाहों में समा गई, और जब उसने मेरी रजामंदी पाई तो उस पर तो जुनून सवार हो गया था। वो मुझे बेतहाशा चूमने लगा। जब उसने अपना मतलब पूरा करके मुझे छोड़ा तो मेरी शर्म से आंखें झुक गईं, जबकि वो मेरा चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, मैं कई दिनों से तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक बच्ची की माँ हो और एक मर्द की बीवी हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई और उसके गले में हाथ डालते हुए बोली कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम रोजाना बातें करने लगे थे, और मैं उमेश को भूलकर अपने नए आशिक के साथ प्यार में डूब गई थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उमेश मुझ पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मेरी मोहब्बत के किस्से मशहूर होने लगे थे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब हर वक्त रिबान का मेरे घर आना जाना बढ़ने लगा था, और रिबान मोहल्ले के लोगों की नज़रों में चढ़ने लगा था। सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे, और मैं इन सबसे अनजान थी, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि रिबान की असलियत क्या थी। उसने धीरे धीरे मेरे घर में रखा सारा जेवर बेचना शुरू कर दिया। वो मुझे रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर कहता कि मुझे बिजनेस करना है, तुम्हारे और रिया के लिए एक अच्छा सा घर और एक गाड़ी लेनी है, क्योंकि जब तुम उमेश से अलग हो जाओगी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं पहले से सब कुछ तैयार रखना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, और अगर जीवन साथी ही साथ नहीं देगा तो कौन देगा। उसकी यही बातें मेरा दिल पिघला देती थीं, और मैं उसकी मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी, जबकि मेरी सारी करतूतें धीरे धीरे उमेश तक पहुंच रही थीं। मुझे ही नहीं पता था कि उन अकेले पलों की एक वीडियो भी उमेश तक पहुंच चुकी थी। मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। उन्होंने अगले ही दिन की फ़्लाइट बुक की और यहाँ आकर सबके सामने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। रात का आखिरी पहर चल रहा था। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि अभी मत निकालो। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन वो मेरी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसी वक्त रिबान आया और मुझे बचाकर अपने घर ले गया। मैं जितना उसका शुक्रिया करती उतना ही कम था। अब भी मैं उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं रिबान के लिए क्या करूं। रिबान कहने लगा, अनीका, अपने हाथों की ये सोने की चूड़ियाँ और अपने कानों के ये सोने के ईयररिंग मुझे दे दो। इन्हें बेचकर मैं एक वकील करूँगा और उमेश से तुम्हें तलाक दिलवाऊँगा, और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहनी हुई सोने की चूड़ियाँ रिबान के हाथ में रख दी। कानों की बालियाँ निकाल कर भी उसे दे दी। मेरी उंगली में एक सोने की अंगूठी थी, वो भी रिबान को दे दी। लेकिन मेरी आंखें तो तब खुलीं जब उसने उसी वक्त मुझसे कहा कि अपने घर फ़ोन करो और अपने घर वालों को बताओ कि तुम्हारे पति ने तुम्हें आधी रात के समय घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। मैं रोते हुए कह रही थी कि बेबान, ये कैसी बातें कर रहे हो। अभी तो तुम कह रहे थे कि वकील करोगे, मुझे उमेश से तलाक दिलवाओगे और मुझसे शादी करोगे, लेकिन अब तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम जानते हो ना, मैंने अपना सब कुछ तुम पर बार दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मुझे यूँ बीच राह में मत छोड़ो। लेकिन रिबान तो अजनबी बना खड़ा था। आज उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई भी प्यार के रंग नजर नहीं आ रहे थे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रिबान, ऐसा मत करो। मेरी बहनें तो मुझे जान से मार देंगी। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
उसने मुझसे ज़बरदस्ती फ़ोन करवाया और ये सूचना मेरे घर वालों को दी। अगली सुबह ही वो लोग वहाँ पहुँच गए। रिवान के सामने ही मुझे बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप खड़ा हुआ, बस यही कह रहा था कि मैंने तो इसे बहुत समझाया था कि हमारे घर आना जाना ज़्यादा मत करो, लेकिन इसकी शुरू से ही मेरे ऊपर नीयत ख़राब थी। उस दिन ये ज़बरदस्ती मुझसे लिपट गई कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत महसूस होती है, मेरी इस ज़रूरत को पूरा कर दो। और ये मेरे बेहद करीब थी, और पता नहीं उसी पल किसने वीडियो बनाई और उमेश को भेज दी। इसलिए उमेश ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया है। मैंने तो कितना इसे समझाया था कि मुझसे दूर रहो, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे बहुत अपमानित किया और मुझे वहाँ से लेकर घर आ गई। मैं रिवान से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो एक तलाकशुदा और एक बच्चे की माँ से शादी नहीं कर सकता। असल तकलीफ़ तो मुझे तब हुई जब उसने साफ साफ कहा कि तुम तो एक ऐसी औरत हो जिसे अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं, जो गैर मर्दों के साथ रातें रंगीन करती है। मैं भला ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारूंगा। मेरी सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थीं, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं था। आज भी मैं पछताती हूँ कि मैंने एक अनजान शख्स के लिए अपने इतने प्यारे घर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती इसमें उमेश की भी लगती है। अगर वो मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं इस तरह दूसरों की बातों में नहीं आती और गैर लोगों में प्यार तलाश नहीं करती। आज मैं तन्हा ज़िंदगी जी रही हूँ, न पति का साथ है, ना ही जान से प्यारी बेटी का साथ। उमेश ने घर से निकालने से पहले साफ कह दिया था कि मैं तुम जैसी आवारा और बदचलन औरत के साथ अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। अब वो खुद ही अकेले रिया की परवरिश कर रहे हैं। दिल में एक उम्मीद थी कि पति न सही, कम से कम रिया एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आएगी, लेकिन आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और रिया ने भी लौटकर मुझे याद नहीं किया। याद भी कैसे करती। उमेश ने दूसरी शादी कर ली थी और उमेश की दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी। सुनने में आया है कि रिया को उसने बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दिया है और रिया मुझे भूलकर उस औरत को अपनी माँ समझने लगी है और मैं खाली दामन रह गई हूँ। मेरे जैसी औरतों का शायद यही अंजाम होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।